स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। तो 10th के लिए आज हमारा एक नया चैप्टर आया है। बाकी हम चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ चुके हैं। आज हमारा चैप्टर होगा फोटोसिंथेसिस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है क्योंकि इसके डिमॉन्स्ट्रेशन 5 मार्क्स से फंसते हैं एग्जाम में। तो माय फ्रेंड्स, जो न्यू व्यूअर है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, प्लीज भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साउथ सिटी पीसीएमबी के नाम पे। और उसे सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि फ्री है बिल्कुल। एक आईसीएससी का जो लेक्चर है वो बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। साथ ही साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है एंड बायो भी है। आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं ये मौजूद है। साथ में आपको एक बार अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम तैयारी करेंगे पेपरों की, जहां पर हमारे पास होंगे मॉडल पेपर्स, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे कुछ गेस्ट पेपर पे, जिससे कि आपका एकेडमिक सीजन अच्छे से निकल जाए। तो याद रखना है कि वीडियोस को एंड तक देखें क्योंकि लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो समय नहीं गवाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का चैप्टर फोटोसिंथेसिस, टॉपिक होगा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यानी कि आज हम जानेंगे कि आखिर क्या मैकेनिज्म है, क्या मैकेनिज्म है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की। साथ ही साथ हमारा जो फोटोसिंथेसिस है इसकी साइट क्या है। तो टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं है, भूल जाइए जो भी पढ़ा था आपने स्टार्टिंग में और यहां से एक नई शुरुआत करते हैं। तो क्या शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो जानिए फोटोसिंथेसिस है क्या। देखिए, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट के लिए। कुछ कारण हैं इसके। पहली बात, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट अपना तो खाना बनाता ही बनाता है, हम सबके लिए भी बनाता है। अगर धरती पे हम फूड के प्राइमरी सोर्स की बात करें तो वो प्लांट्स ही हैं और मोस्टली हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं एनर्जी के लिए, तो वो हमारे प्लांट्स हमें देते हैं। यानी अगर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना होती तो फूड का प्रोडक्शन नहीं होता, और अगर फूड का प्रोडक्शन नहीं होता तो हम भी खाना नहीं खा पाते, हम भी नहीं होते। एक तो ये सिग्निफिकेंस। ये माना जाता है कि जब अर्थ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं था उस समय वो प्लांट्स नहीं थे जो ऑक्सीजन गैस जनरेट करें। तब फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस हुई और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, रिलीज करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, कॉमन टर्म में लोग, कि एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट CO2 लेते हैं। तो उनका मानना इस जगह पे सही था कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज करी जाती है और CO2 को लिया जाता है। तो ये तो कॉमन चीज है कि आपको समझ में आ गई। हाँ, कि अगर धरती में फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो ऑक्सीजन जैसी चीज भी नहीं होती, साथ ही साथ फूड तो होता ही नहीं, और जब वो फूड नहीं होता तो हमें भी फूड नहीं मिलता, किसी को भी फूड नहीं मिलता और लाइफ खत्म हो जाती। हम उस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले समझते हैं फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है। तो फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन की बात करेंगे तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस कैरीड आउट बाय फोटो ऑटो लिथोरोट्रॉप्स वेयर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। चलिए थोड़ा सा मैं जैसे कि हर बार करता हूं, कुछ अपने स्टाइल में टर्म्स की बात करूंगा, देन हम आएंगे बाद में। सबसे पहले कुछ अपने टर्म्स की बात कर लेते हैं। देखिए, हम सब समझते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट CO2 प्लस वाटर के मॉलिक्यूल को लेकर के
कुछ बनाएगा, लेकिन किसकी हेल्प से बनाता? क्या है? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इसके लिए प्लांट को चाहिए क्या? सनलाइट, साथ ही साथ क्लोरोफिल। मैंने जैसा ही कहा कि भूल जाइए हर एक चीज जो भी आपने पढ़ी अभी तक। अब समझिए, एकदम इनिशियल से ले चल रहा हूं। सबसे पहले छोटे बच्चों जैसे फोटोसिंथेसिस है क्या? तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ये हमारा केमिकल एनर्जी जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए प्लांट को चाहिए CO2, वाटर मॉलिक्यूल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एक एक को समझते हैं। सबसे पहले CO2, अच्छे से आप जानते हैं CO2 एक गैस है और ये CO2 प्लांट को कहां से मिल रही है? ये मिल रही है उसके सराउंडिंग के एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग के एनवायरनमेंट से, यानी एटमॉस्फेयर में जो गैस है उस गैस में CO2 ले रहे हैं, CO2 को इनहेल कर रहे हैं। अच्छा, अब वाटर कहां से लेगा? तो आप इसके पहले अपने चैप्टर पढ़ चुके हो, सॉइल से ले रहा है। हमने पढ़ा है आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो एनवायरनमेंट से CO2 ली, सॉइल से वाटर लिया, सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट एनर्जी देने का काम कर रही है। क्लोरोफिल क्या है? अभी सब आपको मैं साइट पढ़ाऊंगा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि मेरा मेन टॉपिक वही है। वहां पर आप समझेंगे क्लोरोफिल है क्या। फिर भी नॉर्मल समझदारी के लिए आपको बता दें कि क्लोरोफिल होते हैं पिगमेंट्स, क्लोरोफिल होते हैं पिगमेंट्स, और ये ऐसे पिगमेंट्स हैं जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी सारी चीजें आगे आगे से पहले आप क्लियर कर दे रहा हूं कि क्लोरोफिल क्या कर रहे हैं? ये सोलर एनर्जी, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाएंगे और एक्साइटेड होकर क्या निकाल देंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। इसी इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके हम बनाएंगे ATP, यानी एनर्जी करेंसी। ATP यानी एनर्जी करेंसी बनेगी हमारी इस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। ओके, इतना करने के बाद हमारा प्लांट फूड का प्रोडक्शन करता है, यानी ग्लूकोज बनाता है, और एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में ग्लूकोज बन गया, साथ ही साथ CO2 ऑक्सीजन बनाता है। ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है और वाटर या तो प्लांट खुद यूज करता है, क्योंकि फिर से ये वाटर मॉलिक्यूल को यूज कर देगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये समझने वाली चीज है कि ये हमारा जो रिएक्शन है ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। अभी देखिएगा, लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये रिएक्शन पूछेगा। तो रिएक्शन कर डालिए, 6CO2 plus 12H2O, it gives C6H12O6 plus 6O2 and 6H2O। सनलाइट पड़ रही है, क्लोरोफिल भैया चाहिए, उनकी मदद से खाना बनके तैयार। ये प्रोसेस है। लेकिन एक लाइन की जो रिएक्शन है इसको मैं बहुत ब्रॉड करने वाला हूं। मैंने CO2 के बारे में बात करी, मैंने बोला CO2 आपको एनवायरनमेंट से मिल जाएगा, वाटर की बात करी सॉइल से मिल जाएगा। एक चैप्टर पढ़ चुके हैं पीछे चैप्टर में, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारे उस चैप्टर को देखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वाला चैप्टर मिल जाएगा आपको। और भैया सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम आपके लेक्चर मिस नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं सनलाइट। सनलाइट से हमारा बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। हाँ, सनलाइट पड़ी, अब पड़ी कहाँ पे? क्लोरोफिल। तो हमें जो पीछे पढ़ना है वो क्लोरोफिल में पढ़ना है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है ये मेन है फोटोसिंथेसिस का। तो हम क्लोरोफिल पे छानबीन करेंगे। तो एक सवाल उठ के आता है, क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाएगा बेटा क्लोरोप्लास्ट में। ये कहां मिलेगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट में। हम 9th क्लास में सेल चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने जैसा कि बोला था आपसे, छोड़ दीजिए, भूल जाइए उन चीजों को, नए सिरे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम सब चलेंगे क्लोरोप्लास्ट के पास, क्योंकि सारी घटना वही घटनी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बोर्ड देता है आपको, क्वेश्चन दे देगा, ड्रॉ द
structure of chloroplast, सॉरी नॉट क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर जाएगा आपका द स्ट्रक्चर ऑफ, थोड़ा घुमा क्वेश्चन पूछेगा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपको याद रखना है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका क्लोरोप्लास्ट है। तो वहां क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे रहा है, वो नहीं डायरेक्ट देगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आपसे कहेगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब जिस जगह फोटोसिंथेसिस हो रही है, जिस जगह फोटोसिंथेसिस हो रही है उसका नाम लिखना है। तो जगह कौन सी है, क्लोरोप्लास्ट। अब हम इसके डायग्राम को देखते हैं, तो देख लीजिए पेज को अच्छे से नोट कर लीजिए। फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन है, क्या है मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस अ केमिकल प्रोसेस बाय व्हिच सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और इसके थ्रू हमें CO2 निकल ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। तो आप अच्छे समझ गए हैं, साइट पे लेके चलता हूं। ये हमारे सूरज देवता है, ये लाइट पड़ी क्लोरोफिल पे, वाटर एब्सॉर्ब किया फ्रॉम रूट से, जो मैंने बताया अभी। CO2 आया कहां से, एटमॉस्फेयर से, लेकिन CO2 किस स्ट्रक्चर से अंदर जा रहा है, तो देखिए उसको भी दिया गया स्टोमेटा। तो हमें कहा था मैंने कि हमें पूरी पोल खोलनी है। फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन छोटी थी, लेकिन हमें पूरी पोल खोलनी है। तो हम सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानेंगे, यानी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे। देन हम पहुंचेंगे स्टोमेटा के पास, क्योंकि CO2 आ कहां से रही है, तो ये भी एक सवाल उठा। एनवायरनमेंट से तो आ रही है भाई साहब, लेकिन किस स्ट्रक्चर के थ्रू एंटर कर रही है। तो जैसा कि पीछे देखें मैंने लिखा है कि CO2 आ रही है, लेकिन एनवायरनमेंट से किस स्ट्रक्चर से आ रही है, कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो स्ट्रक्चर क्या था बेटा, स्टोमेटा। स्टोमाटा जी है वो स्टोमेटा, जिससे CO2 एक लीफ के सेल्स के अंदर पहुंचती है। तो हमारा जो टारगेट है आज के लेक्चर में वो ये दो टारगेट रहेंगे। टारगेट पहला साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, टारगेट दूसरा स्टोमेटा। कब स्टोमेटा ओपन हुए, एयर अंदर आई, कब स्टोमेटा बंद हुए, इस चीज की जानकारी हमें रखनी है। जैसा कि मैं आपको लेके चलता हूं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। ये देखिए हमारी फोटोसिंथेसिस यानी क्लोरोप्लास्ट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है अपना, ये है अपना साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात कर, जैसे मैंने बोला था कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं बेटा, हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है क्या, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के 3 टाइप्स हुआ करते थे बेटा, आपने पढ़ा हुआ ना, इसमें 3 टाइप्स के प्लास्टिड हुआ करते थे, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। और हमको 10th में पढ़ना पड़ रहा है क्लोरोप्लास्ट। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की घटना एक घटनी है। डायग्राम अब हमें एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। डायग्राम जब भी चलेंगे तो हम लोग बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे। तो अगर आप डायग्राम को बाहर से लेके अंदर तक चलते हो, सबसे पहली चीज जो टच हुई बेटा, वो क्या टच हुआ आपसे, आउटर मेम्ब्रेन, ये टच हुआ। क्या है ये, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, उसके बाद आती है देखिए इनर मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन ऐसे चलना, बाहर से अंदर की तरफ। तो सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, देन इनर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कोई भी बेटा आपको पता है किससे बनी होती है, प्रोटीन से
प्रोटीन प्लस लिपिड मिलकर के बनाते हैं हमारी मेम्ब्रेन। क्या बनाएंगे? मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर और इनर। अब देखिए मेम्ब्रेन के अंदर चले आएंगे तो देखिए एकदम ऐसे दिखता है बड़ा क्लोरोप्लास्ट आपको, ट्रांसपेरेंट है। अंदर एक लिक्विड भरा होता है, अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को बोलते हैं बेटा स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। और ऐसा ही लिक्विड भरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो बोलते हैं क्या? मैट्रिक्स। सबसे पहले मेम्ब्रेन, देन अंदर एक डेंस लिक्विड भरा होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे। डेंस लिक्विड फिल्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड स्ट्रोमा। अब बेटा स्ट्रोमा के अंदर देख रहे हैं आप, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर के कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ये जो बेटा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इस एक कॉइन को बोलते हैं थैलाकॉइड। क्या बोलेंगे? थैलाकॉइड। ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। और बड़ा देख रहे हैं आप कि जब थैलाकॉइड का ग्रुप हो जाता है, ये इतना थैलाकॉइड, इतना ये ग्रुप है, तो जो ये स्टैक ऑफ थैलाकॉइड है, स्टैक ऑफ थैलाकॉइड, ये होता है बड़ा ग्रेनम। क्या हुआ? ग्रेनम, यानी स्टैक ऑफ थैलाकॉइड कॉल्ड ग्रेनम। अब देखिए, आप देखेंगे दो ग्रेनम के बीच में ये स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। ये इस स्ट्रक्चर को बड़ा बोलते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ, वहां पर एरो क्रॉस कर जाएगा, चलिए चलिए लिखना कोशिश करता हूँ। इसको बोलते हैं बड़ा फ्रेट, ये फ्रेट होता है। तो आपको जो ज्यादा फोकस वाली चीज थी कि ज्यादा फोकस इस पे करना है, वो फोकस आपको रखना है थैलाकॉइड पे और स्ट्रोमा पे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जब मैं मैकेनिज्म आपको पढ़ाऊंगा अभी आगे लेक्चर्स में, तो वहां पर थैलाकॉइड और स्ट्रोमा का रोल रहेगा। तो फिर से डायग्राम को देख लीजिए बाहर से अंदर। सबसे पहले बाहर आउटर मेम्ब्रेन, देन इनर मेम्ब्रेन, देखते रहिएगा मैं बोल रहा हूं। आउटर मेम्ब्रेन, देन इनर मेम्ब्रेन, अंदर एक लिक्विड फिल होगा जिसे हम स्ट्रोमा कहेंगे। स्ट्रोमा के अंदर आप देखेंगे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होगा, थैलाकॉइड, देन दो थैलाकॉइड को जोड़ने के लिए फ्रेट है लगे, और स्टैक ऑफ थैलाकॉइड। नहीं ऐसे समझिए, 10 रुपए का एक सिक्का कॉइन रखा आपने, उसके ऊपर एक कॉइन रखा, एक सिंगल कॉइन को आप थैलाकॉइड कह रहे हो, और जब कई सारे कॉइन रख दिए तो अब जो ग्रुप बन गया उसको आप क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ग्रेनम। क्या बोलेंगे? ग्रेनम। क्लियर? तो ये बेटा हमारी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है जिसपे कि हमारी घटना घटेगी। चलिए लगे हाथ, जब आपने इतना समझ लिया तो आपको पिगमेंट के बारे में बता दिया जाए। आपके बेटा जो थैलेकॉइड होते हैं, इस थैलेकॉइड पे ग्रीन पिगमेंट्स के साथ कुछ कलरफुल पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने पिगमेंट बनाया, ये पिगमेंट फैले होते हैं सरफेस पे। यही जो पिगमेंट है ना बेटा, इसे ही आप क्या कहते हो? ये क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल है, या इसी में अलग अलग पिगमेंट भी होते हैं। एंड लगाइए और नहीं, एंड कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल जैसे पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। तो ये जब इस क्लोरोफिल की खास बात क्या होती है कि जैसे ही इस पे सनलाइट पड़ता है, भाई सनलाइट पड़ा किस पे पड़ा? प्लांट की सेल पे पड़ा। कहां पड़ा? हमारे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी क्लोरोप्लास्ट पे पड़ा। अब जब क्लोरोप्लास्ट पे पड़ा तो कहां पड़ा? थैलेकॉइड पे पड़ा। और थैलेकॉइड पे जैसे ही पड़ा, थैलेकॉइड पे मौजूद क्लोरोफिल ने क्या किया? एब्जॉर्ब किया सोलर एनर्जी को और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। यहीं से कहानी चालू होती है, यहीं से एक चिंगारी लग जाती है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो आपको ये समझना है, जब मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म दो जगह पूरी होगी, एक बेटा थैलेकॉइड पे होगी, दूसरी बेटा अंदर भरे हुए फ्लूइड स्ट्रोमा में होगी। याद रखना है आपको इस चीज को, ये दो जगह याद रखनी है।
क्लोरोप्लास्ट में, थैलेकॉइड और स्ट्रोमा। तो थैलेकॉइड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर थे और इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर पे पाए जा रहे हैं पिगमेंट, जिसे क्या बोल रहे हैं, क्लोरोफिल। मैंने बताया पिगमेंट्स क्लोरोफिल भी होते हैं, कैरोटीनॉइड भी होते हैं, ज़ैंथोफिल। ये कलरफुल पिगमेंट होते हैं, ये बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल को कि भाई तुम्हारा नुकसान ज्यादा ना हो। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं पिगमेंट। किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्लोरोफिल को। क्यों, क्लोरोफिल सेंसिटिव होता है, ज्यादा सनलाइट पड़ गई तो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो सकता है। इससे बचाने के लिए हमारा कैरोटीनॉइड ज़ैंथोफिल को कवर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन तैयार हुआ बोर्ड का, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि हमें ये पता चल ही गया। तो अगले क्वेश्चन तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो अब हम पहुंचेंगे कि आखिर हमने व्यवस्था तो कर ली कि कैसे हमारा फोटोसिंथेसिस वाले कार्यक्रम में हमारे साइट क्या थी। साइट को तुम समझ लिए कि साइट क्या होती है। अब समझते हैं कि यार लीफ के अंदर जो ये एयर जा रही है, आखिर ये एयर जा कैसे रही है, अब हमें इस पे समझना है। तो याद रखिएगा लीफ के, क्योंकि हम ट्रांसपायरेशन पढ़ चुके हैं, फिर भी समझिएगा लीफ के लोअर सरफेस पे टाइनी पोर्स पाए जाते हैं, टाइनी पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। ये जब ओपन क्लोज होते हैं ना, तब कहीं जाकर के एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाती है, बाहर आएगी। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। हालांकि स्टोमेटा तो एक टाइनी पोर है, जितना भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्टोमेटल एपरेटस में काउंट होता है। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम मैंने शो किया हुआ, आप देखेंगे कि स्टोमेटा कवर्ड रहती है। ये स्टोमेटा देखिए, ये जो पोर है ना, ये स्टोमा है, इसी को हम स्टोमा भी कहते हैं। वो स्ट्रोमा था, कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्टोमा है। और इसके सराउंडिंग जो आप देख रहे हैं ये गार्ड सेल्स हैं, ये हमारी गार्ड सेल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो मैं शो करता हूँ। गार्ड सेल के सराउंडिंग में भी सेल्स पाई जाती है। गार्ड सेल्स के सराउंडिंग में सेल्स पाई जा रही हैं। इन सेल्स को बोलते हैं बेटा सब्सिडियरी सेल्स। क्या बोलेंगे इसको, सब्सिडियरी सेल। इसको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स, या इसी को बगल में हेल्पिंग सेल्स है, ये बगल में पाई जाती है। तो सबसे पहली बात कि जो हमारी स्टोमा है या स्टोमेटा कवर्ड है, सराउंडेड है बीन शेप्ड स्ट्रक्चर से, जिसे हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स में काफी अच्छी क्वांटिटी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं। जो भी आप साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ के हैं वो ये पाए जा रहे हैं। अब आती है सवाल ये कि गार्ड सेल में देखिए दे दिए गए हैं। नंबर 1 क्या है आपका, न्यूक्लियस है। सेकंड क्लोरोप्लास्ट, जैसे मैंने वहीं बता दिया। थर्ड ये वैक्यूल्स होती है बड़ी बड़ी, क्योंकि प्लांट सेल है तो वैक्यूल्स तो भैया जरूरी है। फोर्थ में हमारी क्या है, गार्ड सेल्स है, ये पूरा पूरा बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। और फिफ्थ यार हमारा है क्या, सेल वॉल। ये जो देख रहे हैं क्या है, सेल वॉल। तो थोड़ा सा मैंने स्टाइल रखा था कि आप इसको अपने हिसाब से खुद फिल करें नोट करके अपने नोटबुक पे। तो अब बात करने जा रहे हैं कि आखिर स्टोमेटा ओपन क्यों हुए। जब तक ओपन नहीं होंगे बेटा, जब तक ओपन नहीं होंगे तब तक एयर अंदर नहीं आनी है। और एयर नहीं अंदर आएगी तो CO2 अंदर नहीं आ रही, CO2 नहीं आएगा तो भैया आपने केमिकल रिएक्शन देखी, क्या देखा था, 6CO2 + 12H2O। CO2 नहीं है तो खाना भी नहीं बनेगा। तो गड़बड़ ये है, हमें समझना ये पड़ेगा कि भाई स्टोमेटा ओपन क्यों हो रहे हैं, क्लोज क्यों हो रहे हैं। अभी जो डायग्राम हमने समझ लिया, हाँ डायग्राम सर ये है। अब सवाल आएगा सर ये ओपन कब होंगे और क्लोज कब होंगे, है ना। यही सवाल आएगा कि ओपन कब होना है, क्लोज कब होना है। इसकी मैकेनिज्म आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आप एक चीज देख लीजिए, क्लोजिंग में स्टोमेटा ऐसे दिखाई पड़ेंगे, ओपनिंग में स्टोमेटा ऐसे दिखाई पड़ेंगे।
अब क्लोजिंग और ओपनिंग स्टोमेटा के मैकेनिज्म को समझने के लिए दो थ्योरी दी गई थी, दो थ्योरी हमें दी गई थी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को समझने के लिए। तो मैं थ्योरी का नाम ऐड करता हूं, देखिएगा। फर्स्ट थ्योरी जो दी गई हमें, वो दी गई शुगर कन्वर्जन थ्योरी। पहली थ्योरी दी गई शुगर कन्वर्जन थ्योरी, और सेकेंड थ्योरी हमें दी गई पोटेशियम कंसंट्रेशन थ्योरी। दो थ्योरी दी गई, शुगर कन्वर्जन थ्योरी एंड पोटेशियम कंसंट्रेशन थ्योरी। लेकिन ये दोनों थ्योरी में स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जो थ्योरी फेमस हुई, वो थ्योरी फेमस हुई पोटेशियम कंसंट्रेशन थ्योरी। शुगर स्टार्च कन्वर्जन थ्योरी ये थोड़ी कम फेमस हुई, लेकिन जो सबसे अच्छी थ्योरी रही वो रही पोटेशियम कंसंट्रेशन थ्योरी। तो जो हमसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन पोटेशियम कंसंट्रेशन थ्योरी पर होगा। आपके नॉलेज के लिए बता दूंगा शुगर कन्वर्जन थ्योरी है क्या, पहले पोटेशियम कंसंट्रेशन थ्योरी देखिए। नॉर्मल कंडीशन पे हमारी जो गार्ड सेल्स हैं, इस गार्ड सेल्स के बाहर की तरफ यानी सब्सिडियरी सेल्स जो आपने देखी थी, वहां पर पोटेशियम अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। लेकिन अगर देखें तो पोटेशियम बाहर के सेल्स में ज्यादा अच्छे हैं, गार्ड सेल्स में नहीं पाई जा रही पोटेशियम। अब घटना क्या घटेगी, घटना ये घटने वाली है, घटना ये घटने वाली है कि गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते ही बेटा, यहाँ पर जब फोटोसिंथेसिस होती है तो एटीपी का प्रोडक्शन ढेर एटीपी बनने लगती है, ढेर सारी एटीपीज। अभी आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि लाइट रिएक्शन में एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, ऐसे यहाँ पर गार्ड सेल्स में क्या बनने लगी, एटीपी बनने लगी लाइट रिएक्शन में। अब एटीपी बनना चालू हो गई, जब एटीपी बनना चालू हुई तो एक घटना घटी, एटीपी से एनर्जी पा करके बाहर सब्सिडियरी सेल में मौजूद पोटेशियम अंदर की तरफ आने लगा, हाइड्रोजन बाहर की तरफ जाता है, अंदर यानी एक्सचेंजमेंट होने लगा। एटीपी के पाते ही ये गार्ड सेल्स परमिएबल हो उठी पोटेशियम के लिए, और बाहर पोटेशियम ज्यादा था, पोटेशियम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर आना चालू कर दिया। पोटेशियम समझ लीजिए ऐसे गार्ड सेल्स में घुल रहा था, डिसॉल्व हो रहा था, जैसे कि नमक में पानी मिला रहे हो। आप एक ग्लास पानी ले ले, उसमें आधा चम्मच नमक डालते रहिए, देखिए थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है, लगातार गार्ड सेल्स में सब्सिडियरी सेल से पोटेशियम का एंटर होना चालू हो गया और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है बैलेंस करने के लिए आयंस को। अब जब पोटेशियम अंदर भरने लगा बेटा तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, यहाँ का जो सॉल्यूशन है वो हो गया हाइपरटोनिक, वो सॉल्यूशन हो गया हाइपरटोनिक। अब जब अंदर का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक भर गया है, पोटेशियम भर गया, पोटेशियम ये पोटेशियम फिल हो गया। अब पोटेशियम फिल हो गया, अंदर का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक, पानी अंदर कम पानी बाहर ज्यादा, बाहर का सॉल्यूशन हो गया हाइपोटोनिक, बाहर का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक, गार्ड सेल के अंदर का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक। एंड यू नो दैट वेरी वेल, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, वाटर अंदर आने लगा, जब वाटर अंदर जाने लगा तो क्या हो जाएगा, वॉल पे एक प्रेशर जनरेट हुआ, इन वॉल पे प्रेशर जनरेट हुआ जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, और इस टर्गर प्रेशर के आते ही स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटा क्या हो गए, ओपन हो गए। तो यहाँ खेल चल रहा था हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का, एंडो ऑस्मोसिस हुआ, गार्ड सेल के अंदर वाटर आ गया, ये डे टाइम में था, रात में फोटोसिंथेसिस रुक गई, लाइट रिएक्शन नहीं हुई, भाई फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन रुक जाएगी, सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होती। अब लाइट रिएक्शन नहीं हुई तो एटीपी बनना बंद, एटीपी बनना बंद तो पोटेशियम का अंदर आना बंद, और जब पोटेशियम अंदर आना बंद हो गया तो हमारा जो सॉल्यूशन था वो फिर से हाइपोटोनिक हो गया, क्योंकि अंदर पोटेशियम नहीं आ रहा है, और जब अंदर पोटेशियम नहीं आ रहा है तो ये
जाहिर सी बात है कि अब हमारा जो अंदर का सोल्यूशन था वो हाइपोटोनिक हो गया, बाहर वाला हाइपरटोनिक हो गया। अब जब बाहर वाला फिर से हाइपरटोनिक हो गया तो वाटर फिर से बाहर निकलने लगा, क्योंकि वाटर का नेचर है हायर कंसंट्रेशन से लोअर जाना। अब जब वाटर बाहर चलने लगा तो सेल अभी जो टर्बिड थी अब सेल फिर से फ्लैसिड होने लगी और सेल फ्लैसिड होकर के स्टोमेटा क्या हो गए, क्लोज हो गए। तो ये थ्योरी थी पोटेशियम कंसंट्रेशन थ्योरी। पोटेशियम के कंसंट्रेशन के कारण स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। तो जैसे स्टोमेटा ओपन में CO2 अंदर आना, चारों जो भी गैसेस एक्सचेंजमेंट करना है, ऑक्सीजन को बाहर जाना है, CO2 को अंदर आना है, वो हो गया हमारा। दो मुद्दे हमने पूरे किए। क्या? सबसे पहला हमने बात करी फोटोसिंथेसिस की सिग्निफिकेंस की, उसको डेफिनेशन की इक्वेशन देखा। सेकंड चीज हमने क्या देखा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, आपने देखा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। उसमें मौजूद पिगमेंट के बारे में जाना कि थैलेकोइड में क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट है, कैरोटीनॉइड्स है, ज़ैंथोफिल्स है। जब हम ये समझ गए तो हमारी कहानी आगे बढ़ी कि यार आखिर लीफ के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर CO2 कैसे पहुंच रहा है। तो हमने कहा यार देखो CO2 कैसे पहुंचेगा, तो आपने कहा सर लीफ के लोअर सरफेस पे क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं। सर उन टाइनी पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। हमने कहा चलो भाई स्टोमेटा समझ लो। आपने स्टोमेटा का डायग्राम समझा और डायग्राम को समझने के बाद आप कहाँ चले गए, आप चले गए स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को देखने के लिए। वहां हमें दो थ्योरी मिली, शुगर कन्वर्जन थ्योरी, पोटेशियम कंसंट्रेशन थ्योरी। इन थ्योरी में का सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पोटेशियम कंसंट्रेशन थ्योरी है, और आपने वो थ्योरी को समझा। आगे चलते हैं, आज के इसमें टॉपिक है, तो आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ये हम अपने हर लेक्चर में रखेंगे जरूर, भले ही 2 4 5 क्वेश्चन हो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। तो आपने करना क्या, आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगा। आप टॉपिक उठाएंगे, लेक्चर नंबर डाला यूट्यूब में साउथ सिटी PCMB चैनल, टॉपिक डाला, आपके पास वो टॉपिक आ गया। अच्छा ये टॉपिक का टेस्ट होना एग्जाम में, आपने देखा वीडियो के एंड में हमारे क्वेश्चन पड़े हुए। हालांकि मैं लेक्चर में तो खुद बताना चाहता हूँ कि ये बोर्ड में पूछा गया, ऐसे पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्सरसाइज देख लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करता है, व्हाट इज द ओवरऑल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अभी पढ़ के आए आप, 6 CO2 प्लस 12 H2O, एरो बना दीजिए, ऊपर सनलाइट दिखा दीजिए, नीचे क्लोरोफिल कर दिया, करा था मैंने। देन क्या हो जाएगा, C6 H12 O6 प्लस 6 O2 प्लस 6 H2O। हो गई रिएक्शन आपकी, पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस कम। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी कहाँ है, ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं, लेकिन एनर्जी कहाँ से मिलेगी, लाइट रिएक्शन में क्या मिलता है, ATP। लाइट रिएक्शन में क्या मिलता है, ATP। और जब ATP मिला तो एनर्जी बनना चालू। तो कहता है व्हाट प्लांट पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर आप दे सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट कौन सा यूज हो रहा है, तो यूज हो रहा है क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट यूज हुआ, क्लोरोफिल। एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोफिल अपीयर ग्रीन to a stem and what happened to different wavelengths of the light that is strike a chlorophyll molecule। कह रहा क्लोरोफिल क्यों ग्रीन अपीयर करता है, तो क्यों करता है, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। आप जो वीडियो देखते हैं वो ग्रीन को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जब ग्रीन रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो वही कलर हमें अपीयरेंस देता है ग्रीन। इसका ये आंसर है। How does the amount of energy in light change as well wavelength increases। देखिए कह रहा हाउ डज द अमाउंट ऑफ, हालांकि अभी लाइट, अभी जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में चलूंगा तब वहां पर इस क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा, वहां आपको बताऊंगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, रटने वाला काम हो जाएगा। मैं रटाना नहीं चाहता बायोलॉजी, जैसे कि पहले कहता हूं, बायोलॉजी रटनी नहीं है, समझनी है। Then in which plant cell organelle does photosynthesis take place। अभी पढ़ के आए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट होता था। क्लोरोप्लास्ट हमारा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता था। What are two stages of photosynthesis। ये 2 स्टेजेस तो मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन मतलब नहीं है। चलिए पहली स्टेज हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन। पहली हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन, ये पहली स्टेज है। सेकंड पढ़ेंगे हम लोग डार्क रिएक्शन।
ये सेकेंड स्टेज होगी फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इंपॉर्टेंट आपसे, इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डज ईच स्टेज अकर। अभी मैंने बताया था, याद करिए, मैंने कहा था क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी दो जगह आपको याद रखनी है, आपको याद आ गया होगा, तुरंत नोट कर लीजिए। एक हमने कहा था थैलेकोइड, दूसरा स्ट्रोमा, तो वही लिखना है हमको। एक हमारा थैलाकोइड है, एक हमारा थैलाकोइड, ऐसी वो ग्रेनम भी आप लिख दोगे एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या हमारा स्ट्रोमा। दो चीजें उसने पूछी थी, एक लाइट रिएक्शन जो आप ऊपर देख रहे हैं ये थैलेकोइड पे होती है, डार्क रिएक्शन जो होती है ये स्ट्रोमा पे होती है। ये दो स्टेज थे और दो जगह थी। व्हाट हैपेंस टू वाटर मॉलिक्यूल इन लाइट रिएक्शन। यार लाइट रिएक्शन में जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके साथ क्या होता है, क्योंकि रिएक्शन में तो हमने पढ़ा है 6CO2 + 12H2। आपको बताऊंगा कि वाटर का क्या यूज होता है। वाटर बहुत बड़ा हाइड्रोजन डोनेट करने का काम करता है, मैं आपको बताऊंगा। वाटर बेसिकली बनाता है हाइड्रोजन आयन प्लस ऑक्सीजन देगा। केमिकल मेथड में मत जाइएगा, हालांकि हाइड्रोजन वाटर कभी ब्रेक होता है तो H+ और OH- में जाता है, लेकिन मैंने OH- से ही वाटर बनाया और उससे ऑक्सीजन। आपके लिए ये है, व्हाट फोटोसिंथेसिस वेस्ट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द लाइट रिएक्शन। कौन सी वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो लाइट रिएक्शन में फिर से यूज होता है, तो भैया वाटर बनाता है। इसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर बनता है, उस वाटर को फिर से यूज कर लेता है। What two products of the light reaction are used in the Calvin cycle? अभी आपको पढ़ाऊंगा मैं Calvin cycle यानी डार्क रिएक्शन। उस डार्क रिएक्शन में कौन से दो प्रोडक्ट बनते हैं, तो लिख देता हूँ। लिखने में क्या रहता है, ग्लूकोज, ये तो आपको पता ही भाई, फोटोसिंथेसिस अगर पढ़ रहे हैं तो उसका डार्क उसका प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लूकोज, साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो ये दो चीजें, और जैसा कि मैंने भी आपको क्वेश्चंस में समझाया इसके बैक साइड पे कि आपको ध्यान देना है सॉल्यूशंस के बारे में। ये पोटेशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चों को पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए मैंने ये समझाया, ये भी बीच में डाल दिया कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन देखता है। इस चीज़ को दिमाग पे रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम आपको बता दें, रिवाइज करा दें, पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी में क्या था। आपने सबसे पहले जो चीज़ पढ़ी वो थी आपकी फोटोसिंथेसिस की एक कॉमन सी रिएक्शन। जब आपने फोटोसिंथेसिस की कॉमन सी रिएक्शन को पढ़ा, आप आगे बढ़े और हमें दो चीज़ें पढ़नी थी, इंपॉर्टेंट थी। एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना था, दूसरा हमें स्टोमेटा देखना था। क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है और स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ, यानी एक अपर्चर है जो बाहरी एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट को जोड़ने का काम करता है। आप आगे बढ़े, आपने देखा फोटोसिंथेसिस में एक केमिकली एनिमेटेड मैंने दिखाया कि लाइट पड़ी, वाटर आया, CO2 मिला, क्या बना, कन्वर्ट हुआ, इस ग्लूकोज बना, इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया गया। आगे बढ़े आप, तो फोटोसिंथेसिस कॉमन सी डिफिनेशन है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये आपकी थ्योरी के लिए। फिर हमने जाना साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपने देख लिया कि फोटोसिंथेसिस का प्लेस कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट का। देन आपने स्टोमेटा के बारे में समझा। स्टोमेटा एक अपर्चर है जो सराउंडेड है गार्ड सेल से, गार्ड से सराउंडेड सब्सिडियरी सेल से। कहानी आगे हमारी बढ़ी, हम पहुंचे पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी पे, जहां पर हमें स्टोमेटा को क्लोजिंग समझ में आई। देन आप कुछ फोटोसिंथेसिस की वर्कशीट पे काम किया हम लोगों ने, तो 4-5 क्वेश्चन लगाए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अब आती है बारी हमारे लेक्चर को ऑफ करने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। आपने अंत तक देखा, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही देखते रहें और हम आपके लिए ऐसे ही लेक्चर्स लाते रहेंगे। बस आपका सब्सक्रिप्शन करना हमारे लिए एक मोटिवेशनल पॉइंट बन जाता है, हमारे लिए बन जाता है कि आप हमें देख रहे हैं, हम जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं वो भी देख करके मेहनत कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल साउथ सिटी PCMB पे लगातार ही बने रहें। बेसिकली कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ICSE के लेक्चर्स यूट्यूब पे बहुत कम पड़ते हैं। तो कुछ हटके है, अच्छी फैकल्टी है, एक ही प्लेटफॉर्म पे हमारे पास सब्जेक्ट है सारे जो हमारे कोर सब्जेक्ट है, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे एक नए टॉपिक के साथ फोटोसिंथेसिस पे। तब तक के लिए बाय बाय।